हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। आपके पॉलिटिकल साइंस का जो बुक 1 है उसका चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर में हमें साउथ एशिया के बारे में पढ़ना है। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कैसा रूल वहां पे है, और स्पेशली उनका इंडिया के साथ किस तरीके का रिलेशन है। ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है कि साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो साउथ एशिया का पार्ट है। सबसे पहले इंडिया। याद रखना ये 8 कंट्रीज हैं, और अगर आपको इनका नाम याद रखना हो तो याद, जो भी इंडिया के आसपास बॉर्डर लगता है वो सारी की सारी साउथ एशिया में आती है। नेपाल, हमारा प्यारा दोस्त पाकिस्तान, इसको तो कोई कैसे ही भूल सकता है। मालदीव्स, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, और कौन सा रह गया? एक और दोस्त रह गया हमारा, वो है बांग्लादेश। ये सारी की सारी 8 कंट्रीज जो है ये सारी इंडिया का पार्ट नहीं है, साउथ एशिया का पार्ट है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ इनके फीचर्स बताती हूँ कि क्या फीचर है। सबसे पहली चीज कि जियोग्राफिकल फीचर हम लोग देखें तो ये सारे के सारे देश ऐसे हैं जो हिमालय से घिरे हुए हैं। इनके पास इनका एक्सेस है इंडियन ओशन की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है, अरेबियन सी की तरफ इनका एक्सेस है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी देशों में कल्चरल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इन सभी देशों में अलग अलग तरह के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग परंपराओं के लोग रहते हैं। ठीक है। और पॉलिटिकल क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जहां पर सक्सेसफुली डेमोक्रेसी लागू की गई है, वो है इंडिया। चलो इंडिया तो सबको पता था, दूसरा बताओ। दूसरा है श्रीलंका। ये 2 देश ऐसे हैं जहां पे सक्सेसफुली हमारी डेमोक्रेसी आजादी के बाद से ही लागू है, और जो बाकी देश है उनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रही हैं। ठीक है। नेपाल की बात करें तो नेपाल एक ऐसा देश था जहां पे राजा का राज था, तो 2006 में ही ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक तो हाँ डेमोक्रेटिक हो गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने पूरे तरीके से अपना लिया। पाकिस्तान का हाल आपको पता ही है, कभी यहाँ पे मिलिट्री रूल आ जाता है, कहीं कभी यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है। मालदीव्स एक सल्तनत होती थी, लेकिन 1968 के बाद अब ये भी डेमोक्रेटिक हो गई है। बांग्लादेश का भी वही हाल है, कभी मिलिट्री रूल है तो कभी डेमोक्रेसी है। अफगानिस्तान में आपको पता है अभी के समय में वहां पे तालिबान का राज है, और भूटान भी आज के समय में डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर भी डेमोक्रेसी बहुत समय के बाद आई है। अब बात आती है कि ये जो पूरे के पूरे साउथ एशिया के देश हैं, इनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ओके। प्रॉब्लम्स मतलब क्या, किन किन मुद्दों पे ये लड़ते रहते हैं, ये तो आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे, घर की बात है। प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ एशिया। ओके, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों हम लोग, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, हम नहीं, ये लोग। पहली प्रॉब्लम तो है बॉर्डर डिस्प्यूट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सारे वो देश हैं जिनका बॉर्डर इंडिया से लगता है, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। तो इनमें बॉर्डर के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई है, जमीन के लिए लड़ते मरते रहते हैं ये, कि हाँ ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। ठीक है। बॉर्डर के लिए तो है ही है, साथ में रिवर वाटर डिस्प्यूट है, पानी के लिए भी मरते रहते हैं ये इतना पानी हमारा, जाहिर सी बात है पानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो उस चीज के लिए ये लोग लड़ते रहते हैं। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारे, इनमें ऐसे देश है जिनमें अंदर ही अंदर, मतलब कुछ कल्चर्स की वजह से, कुछ परंपराओं की वजह से छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। ठीक है। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है इन देशों की। ठीक है। गरीबी से जूझ रहे हैं ये देश, और फिर भी इनको आतंकवाद को बढ़ावा देना है। ठीक है। तो अब हम लोग कुछ देशों के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ है इन देशों के साथ, कैसे इन्होंने डेमोक्रेसी को लागू किया है, या जो भी इन्होंने सरकार बनाई है वो कैसे बनाई है।
तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिया के सबसे प्यारे दोस्त के साथ, पाकिस्तान। ओके, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीआईपी मेंबर है ये, और मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा इन्हीं की बात जानने में आएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सफर रहा है इनका। कभी इन लोगों ने मिलिट्री रूल स्टार्ट कर दिया, तो कभी इन्होंने डेमोक्रेसी स्थापित कर दी। सबसे पहली बात, जब इनको आजादी मिली थी तो आजादी के जस्ट बाद ही इन्होंने कहा तो था कि ये डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, लेकिन जस्ट बाद ही, आजादी के थोड़े टाइम बाद ही मिलिट्री रूल आ गया था अंडर अयूब खान। एक स्टोरी की तरह समझो, ठीक है। अयूब खान के अंडर स्टार्टिंग में ही, इंडिपेंडेंस के टाइम पर ही यहाँ पे मिलिट्री रूल आ गया था, लेकिन लोगों को ये मिलिट्री रूल पसंद नहीं आने की वजह से दोबारा डेमोक्रेसी लाई गई कुछ टाइम के बाद, और वो डेमोक्रेसी आई थी किसके अंडर? यहिया खान। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही होंगी। यहिया खान नाम के थे जिनके अंडर डेमोक्रेसी आई, ठीक है। लेकिन बर्दाश्त कहाँ होता है इनसे डेमोक्रेसी। तो 1971 में, ये बताइए कि 1971 में क्या हो रहा था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 1971 में क्या चीजें चल रही थी? तो मैं आपको बताती हूँ, 1971 में एक नए देश का जन्म हो रहा था, बांग्लादेश का, जिसकी मदद कौन कर रहा था? इंडिया उसको हेल्प कर रहा था अपनी आजादी के लिए। चलो यहाँ पे मतलब उन्होंने चेंज नहीं करा, 1971 में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रही, बट इसमें लीडर कोई और आ गए थे, ठीक है। पहले यहिया खान थे, बट कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ गए थे जुल्फिकर अली भुट्टो। ये बहुत फेमस लीडर रहे हैं, ठीक है। काफी समय तक ये लीडर रहे हैं और बहुत फेमस रहे हैं। अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ोगे इनका, पाकिस्तान का, तो इनका नाम बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, बहुत ज्यादा जानने को मिलता है इनके बारे में, ठीक है। इनकी जो सरकार थी ये 1977 तक रही थी। उसके बाद आ गए थे जिया उल हक, ठीक है। जिया उल हक, जुल्फिकर अली भुट्टो के बाद जो आए थे वो थे जिया उल हक। और गेस करो इन्होंने डेमोक्रेसी स्थापित किया होगा या मिलिट्री? इन्होंने स्थापित करी थी वहां पे मिलिट्री रूल, मतलब जुल्फिकर अली भुट्टो को हटा के दोबारा मिलिट्री रूल लगाया गया था, किसके द्वारा? जिया उल हक के द्वारा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1982 में मतलब लोग परेशान हो गए, काफी सारे मूवमेंट्स चलाए गए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, हमें मिलिट्री रूल में नहीं रहना है। तो फिर आखिरकार थक हार कर 1988 में दोबारा डेमोक्रेसी लाई गई, दोबारा डेमोक्रेसी लाई गई, किसके अंडर? बेनजीर भुट्टो के अंडर, बेनजीर भुट्टो, सेम एक ही खानदान के, ठीक है। इनके द्वारा दोबारा से लाई गई थी डेमोक्रेसी, लेकिन कहाँ उनसे सहन होता है मिलिट्री से, तो दोबारा मिलिट्री रूल आ गया। अब इसके बाद मिलिट्री रूल कौन लाया था? तो वो लाए थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। ओके, तो ये स्टोरी रहा है पाकिस्तान का आजादी के बाद से। पहले मिलिट्री रूल था अयूब खान के अंदर, फिर डेमोक्रेसी आई यहिया खान के अंदर, फिर इलेक्शन हुए जब बांग्लादेश आजाद हो रहा था, तब जुल्फिकर अली भुट्टो जीते, वो 1977 तक मतलब उन्होंने रूल किया। फिर जिया उल हक आ गए, उन्होंने मिलिट्री रूल ला दिया। फिर डेमोक्रेसी आई बेनजीर भुट्टो के हाथों, लेकिन 1991 में जनरल परवेज मुशर्रफ दोबारा अपना किया कर, मतलब दोबारा अपने देश पे पानी फेर दिया उन्होंने मिलिट्री रूल लाके। तो तुम देख सकते हो कि कैसा गेम ये खेलते आ रहे हैं, कभी मन किया तो मिलिट्री रूल, मन किया तो डेमोक्रेसी। ओके, तो क्यों ऐसा होता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पाकिस्तान आजाद तो हमारे साथ हुआ है, लेकिन फिर भी ये अभी कामयाब क्यों नहीं हुआ है डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए? इतने साल हो गए आजादी के, अभी भी डेमोक्रेसी लागू क्यों नहीं हो रही है? Why democracy could not be established in Pakistan?
क्या रीजन है कि डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? तो सबसे पहली जो परेशानी है वो है कि यहाँ पे रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं ना, जो धार्मिक गुरु हैं, उनकी बातें ज्यादा मानी जाती हैं। ठीक है, उनको ज्यादा सुना जाता है कि जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं। और हमारा बहुत सारे इंडिया में से बहुत सारे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो रिलीजन है उसको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए और पॉलिटिक्स को रिलीजन में नहीं जाना चाहिए। जो देश इन दोनों चीजों को अलग रखता है वही देश तरक्की कर पाता है, और पाकिस्तान ये चीज नहीं कर पा रहा है। वो रिलीजियस लीडर्स को ज्यादा अहमियत देता है, इसकी वजह से वहां पे डेमोक्रेसी नहीं लग पा रही है, नहीं हो पा रही है। ओके, वहां पे आर्मी को ज्यादा पावर दी जाती है। ठीक है, आर्मी के पास ज्यादा पावर है, वो लोगों में डर पैदा करती है, लोगों को डराती है। इसकी वजह से वो बार बार मिलिट्री रूल ला जाती है और उसको मतलब कोई कुछ कहता ही नहीं है। उसने अपना इतना ज्यादा डर बना रखा है, इतना ज्यादा खौफ बना रखा है लोगों में कि लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इस देश को लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। कौन सपोर्ट करेगा भाई? आतंकवादी देश को कोई सपोर्ट करना चाहेगा? कोई भी नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो कोई भी देश इसको सपोर्ट नहीं करता है। इसकी वजह से अब जाहिर सी बात है यार, अगर कभी घर में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, कभी घर में झगड़ा होता है तो पड़ोसी आके कभी झगड़ा सुलझा देते हैं। लेकिन आप झगड़ा करते करते ही वही कढ़ाई चम्मच लेके आप पड़ोसी पे कूद पड़ोगे तो वो पड़ोसी दोबारा आएगा आपकी मदद करने या आपका झगड़ा सुलझाने? तो सेम चीज पाकिस्तान के साथ ही है। अगर इसकी मदद करने जाओ ना तो मतलब है कि खुद मौत को न्योता दो। इसकी वजह से इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, इसको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है। ओके, और दूसरी चीज सिर्फ कमी मतलब इनमें नहीं है, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी एक नंबर की करप्टेड पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, कोई इनका ईमान कुछ भी नहीं है, ईमान मजहब जो भी ये बोलते हैं कुछ नहीं है इनके पास। ठीक है, एकदम करप्टेड मतलब भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ की। तो ये है पाकिस्तान की स्टोरी। इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग तो चलो छोड़ो, रहने दो, वो बन भी नहीं सकता, बट ये एक डेमोक्रेटिक देश नहीं बन पा रहा है। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया की तरफ। इंडिया का दूसरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो वो है हमारा बांग्लादेश। सेकंड देश, सेकंड बेस्ट फ्रेंड के नाम से भी हम लोग इसको कह सकते हैं, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छी तो यार छोड़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है। बांग्लादेश जो है मैं आपको बताती हूँ, बांग्लादेश इंडिया का ही कुछ हिस्सा टूट के बना है, बना तो पाकिस्तान भी है, लेकिन 1905 में ही बंगाल जो था उसको दो भागों में तोड़ दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वही आगे चल के जब हम लोग आजाद हो रहे थे उसी को आगे चल के तोड़ा गया और ईस्ट बंगाल को बाद में पाकिस्तान को दे दिया गया था, जो कि बना था, क्या बना था? वो बना था वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल था वो बंटवारे के समय पाकिस्तान को दे दिया गया था, क्योंकि वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थी, वहां पे मुस्लिम लोग ज्यादा थे, इसकी वजह से उनको पाकिस्तान को दे दिया था और वो बना था ईस्ट पाकिस्तान। सही बता रही हूँ ना मैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हाँ, ये बना था ईस्ट पाकिस्तान। तो इस तरीके से हमारे उस समय पे दो पाकिस्तान थे। ठीक है, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आज के समय में उसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब मुस्लिम ही थे और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है तो फिर प्रॉब्लम क्या थी, क्यों इन्होंने बांग्लादेश अलग मांगा? तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी, जो ईस्ट पाकिस्तान है वहां पे बंगाली मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं यहाँ पे? बंगाली मुस्लिम। जो बंगाली मुस्लिम थे इनका कल्चर थोड़ा अलग था, इनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, और मतलब इनका रहन सहन जो दूसरा पाकिस्तान है उससे अलग था। और जो दूसरा पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्ती अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर थोप रहा था, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज को जबरदस्ती इम्पोज किया जा रहा था बंगाली मुस्लिमों पर कि आप उर्दू लैंग्वेज सीखो।
और वो इस चीज को नहीं सीखना चाहते थे, वो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे। फिर कुछ जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे जो बंगाली मुस्लिम थे उनकी ये शिकायतें आने लगी कि बंगाली कल्चर के लिए जो पाकिस्तान है उसका बैड बिहेवियर है, मतलब वो अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता है हमें। ठीक है, पाकिस्तान जो था, जो वेस्ट पाकिस्तान था, जिसको आज के समय में हम लोग सिर्फ पाकिस्तान कहते हैं, उसका बैड बिहेवियर था किसकी तरफ? बंगाली कल्चर की तरफ। ऐसे ही चलो फिर भी समय बीतता गया और कुछ टाइम के बाद इतना ज्यादा हद हो गई। 1970s में इलेक्शंस हुए, 70s में नहीं, 1970 में ही इलेक्शन हुए थे। 1970 में इलेक्शन हुए और उसमें शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो जीते थे। शेख, बहुत मुश्किल नाम है, शेख मुजीबुर रहमान जो थे, इनकी पार्टी जीत गई थी। ठीक है, दे वन। अब ये चाहते थे, ये अपना, अब जाहिर सी बात है ये अपने लिए जीत गए थे तो अपना रूल स्टेब्लिश करते, लेकिन ये चीज वेस्ट पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि शेख मुजीबुर अपनी सरकार वहां पे बनाए, इसकी वजह से उसने शेख मुजीबुर को अरेस्ट कर लिया था। और जैसे ही उन्होंने अरेस्ट करा वैसे के वैसे ही बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया और जो बंगाली मुस्लिम्स थे, जो बांग्लादेशी जिनको हम लोग आज के समय में कहते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया और आखिरकार 1971 में एक नए देश का जन्म हुआ जो कि बांग्लादेश कहलाया, उसको आजादी मिली। इसमें इंडिया ने भी उसका थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये है बंगाल की कहानी। बट बंगाल में भी ये चीज देखने को मिली है कि कभी वो मिलिट्री रूल ला देता था, कभी वो डेमोक्रेसी की तरफ जा देता था, बट स्टिल उसकी पाकिस्तान से ठीक ही हालत थी। ठीक है, आज के समय में भी बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से ठीक है। ये बांग्लादेश की कहानी है। तो दोनों ही देशों को हमने कवर कर लिया है, दोनों ही देशों के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज दोबारा समझा दूंगी। थैंक यू।